सो पैटर्न को समझने का जरूरत है। चित्रकला जो विधा है वो अभिव्यक्ति की बहुत प्राचीन विधा है। अगर आप सिंधु काल में जाकर देखें, पुरातत्व कालों में देखें, भीमबेटका की गुफाओं में देखिए, बाघ की गुफाओं में देखिए, सब जगह लोगों ने खुद को अभिव्यक्त करने के लिए जो है सो इस कला का प्रयोग किया। और बहुत से स्रोत हम लोगों को मिल जाते हैं, अलग अलग पीरियड में अलग अलग किस्म से जो है सो कला शैली विकसित हुई और उनको अलग अलग तरीके से संरक्षण भी प्राप्त हुआ। मुगल कला उसमें बहुत ही विशिष्ट है। मुगल कला आप जानते हैं कि शाहजहां के समय से ही इसका विकास हो जाता है। जब वो ईरान से लौटता है, अपने साथ अब्दुस्समद जैसे लोगों को ले आता है और भारत में इस कला का जो सो शुरुआत हो जाता है। मुगल पीरियड्स की बात हम कर रहे हैं, उसके पहले तो बहुत अलग अलग तरीके से था जो जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की। तो मुगल काल में सबसे मजेदार बात क्या हुआ कि जो है सो इन चित्रकारों को राजकीय संरक्षण मिला और इस संरक्षण के चलते ये बहुत ही विकसित। अकबर इस चित्रकला से बहुत ही प्रभावित था और उसने अपने लिए जो है सो अलग से चित्रण की जो सो रजनामा वगैरह का चित्रण कराया, या दास्ताने अमीर हमजा जो ईरानी कलाकारों ने चित्रित किया। तो एक विशिष्ट शैली चल पड़ी थी, वो मुगल शैली के नाम से जाने। दो बात इम्पोर्टेंट इसमें हुआ कि एक तो ईरान के चित्रकारों ने इसमें चित्रण किया और दूसरे भारतीय चित्रकारों। तो मुगल शैली जो निर्मित हुई ना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन था, भारतीय शैली और ईरानी शैली। अब आइए आगे, इस कला का सर्वाधिक विकास अगर किसी के काल में होता है तो जहांगीर के काल में। जहांगीर खुद भी बहुत ही अच्छा चित्रकार। तो इस तरह से एक माने पैटर्न चल पड़ा और बहुत फायदा मिला चित्रकला को मुगलों के वजह से। शाहजहां जैसे लोग चित्रकला से ज्यादा, उनको भले स्थापत्य में रुचि थी, लेकिन उसमें एक खास बात रही कि उसने पोर्ट्रेट बनवाने में ज्यादा ध्यान दिया। वो खुद के गौरव को जो है सो स्थापित करने के चक्कर में ज्यादा है। लेकिन शाहजहां के बाद से बहुत ही गिरावट आ गई चित्रकला। औरंगजेब इस कला का विरोधी था। वस्तुतः औरंगजेब कला का ही विरोधी था और वह उस हर चीज को हराम मानता था जो गैर इस्लामिक। तो चित्रकला, संगीत जैसे चीजों का वो विरोध करता था। इसलिए उसने जो है सो अपने शासन काल के समय में जो सारे लोग थे उन सब को जो है सो हटा दिया, किसी को भी जो है सो संरक्षण नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ कि ये चित्रकार जो थे अपने आजीविका की तलाश में अलग अलग क्षेत्रों में चले गए और अलग अलग दरबारों में उन्होंने काम किया। आप जानते हैं बूंदी शैली, राजस्थान शैली, कांगड़ा शैली, ये सब शैली इसी पीरियड में विकसित हुई। अभी पटना कलम भी इसी तरह से विकसित हुई। तो पटना कलम एक तरह से सोचा जाए तो वो मुगल कला की ही कंटिन्यूटी हो जाती है। दरबारों से जो लोग छूट कर आए वो या तो जो है सो बनारस के दरबार में ईश्वरी प्रसाद सिंह ने उनको संरक्षण दिया, या फिर जो है सो मुर्शिदाबाद और आसपास के जो है सो नवाबों ने उसको जो है सो संरक्षण दिया,
तो ये अलग तरह का यहाँ पर जो है सो शुरू हो गया। लेकिन इसमें खास अंतर क्या आ गया ना कि पटना, आरा, दानापुर के आसपास के क्षेत्र में कुछ कलाकार ऐसे माने आकर बसे जो इस विधा के विशेषज्ञ थे और जिन्होंने किसी भी राजा का संरक्षण प्राप्त नहीं किया। और ये जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र शैली हुई उसको हम लोग जो है सो पटना कलम शैली के नाम से जानते हैं। आइए इस पे जो है सो इसके अलग अलग चीजों पर चर्चा, इसके विशेषताओं पर चर्चा कर ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये मिनिएचर शैली, मिनिएचर शैली हम लोग कहते किसको है कि वो छोटे छोटे चित्र बनाने का मतलब हैंडमेड कागज होते थे, थोड़ा नेचुरल चीजों को प्रयोग, बांस और साबे घास का प्रयोग करके हम लोग जो है सो उसका पेपर बनाते थे और उस पर जो है सो चित्रण करते थे, या फिर चमड़े के पतले जो है सो पट्ट पर इसका चित्रण करते थे। तो ये जो है मिनिएचर शैली इसको हम लोग कहते हैं कि जहाँ पर छोटे छोटे चित्र सजावट के लिए या घरों में रखने के लिए या इस तरह का इस काम के लिए बना। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता जो थी वो था कि इसमें सामान्य जनजीवन का चित्रण होता था, स्थानीय बाजार का, हाट का, अलग अलग जो है सो लोग थे जैसे कि कमार, काश्तकार, दस्तकार, भांति चलाने वाला लोहार, ये सब त्योहार मेले में जो है तो खरीद बिक्री करते लोग, बाजार के दृश्य, ये सब इनके सामान्य जीवन के चित्र इसमें आए। और इस मामले में पटना कलम शैली पूरे देश की अन्य शैलियों से अलग जो है सो रूप ले लेती। आगे चले। इस शैली में चित्रण बहुत बारीक होता था क्योंकि मिनिएचर थे और उसमें बहुत विस्तृत कैनवस को छोटे कैनवस पर उतारा जाना है, बहुत सारी सोच को उसको जो है सो प्रतिबिंबित करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है सो बहुत ही माइन्यूटली इसको चित्रण किया जाना जरूरी था। तो इसमें जो है सो चित्रण एक तरह से कहा जाए बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता। उसके बाद जो है सो अगली सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो है सो खास बात है कि इसमें पेंसिलों का प्रयोग नहीं होता। मतलब जो पेंटर होते थे वो सीधे सीधे कुची बनाकर जो है सो चित्रित कर लेते थे, चित्र बना लेते थे। मतलब डायरेक्ट कुचियों का प्रयोग से ये चित्रण करते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो है सो पेंसिल से ऐसे बना लेते हैं, उसके बाद उसमें रंग भरते हैं। ये चीज यहाँ पर नहीं होता। ठीक है। उसके बाद और क्या खास बात थी? उसमें खास बात थी कि इन कलाकारों ने कभी भी बैकग्राउंड फोरग्राउंड का प्रयोग नहीं किया। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। रंग जो है इसमें मुगल पीरियड में जैसे रंग का प्रयोग होता था, नेचुरल रंग वहां भी होता था, लेकिन वहां बहुत चटकीले रंग का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर जो है सो वो बात नहीं थी। इसमें जो रंग प्रयोग होते थे वो मुख्यतः गहरे भूरे रंग के प्रयोग हो, गहरे लाल रंग का प्रयोग हो, हल्का पीला रंग का प्रयोग हो या गहरा नीला रंग का प्रयोग हो। अधिकांशतः इन्हीं चार रंगों का प्रयोग कॉम्बिनेशन बनाया गया। और ये जो रंग थे वो सब नेचुरल कलर थे। जैसे लाल रंग को तैयार करने के लिए लाह का प्रयोग किया जाता था, सफेद रंग को मिट्टी से बनाया जाता था, काला रंग कालिक से, मतलब जो हम लोग कार्बन ब्लैक कहते हैं, या फिर हाथी दांत को जलाकर काला रंग तैयार किया जाता। अब ऐसा है कि रंग तो हम लोग जान गए कि कौन कौन सा प्रयोग में लाते थे, कैसे कैसे उसका तैयार करते थे। अब आइए कि जो है सो ब्रशेस, जो तुलिकाएं होती थी, उसके लिए इन लोगों ने जो है सो विभिन्न जानवरों के बाल का इस्तेमाल किया।
इसकी वैरायटी, इसका रेंज बहुत बड़ा था। जैसे बहुत कड़े अगर ब्रशेस को बनाने की जरूरत होती थी तो सुअर के कड़े बाल लगा देते थे, तो सुअर के कड़े बालों को काट कर उसका जो है सो ब्रश बना लेते थे। और बहुत महीन मुलायम अगर जो है सो ब्रश की जरूरत होती थी तो गिलहरी के बाल का उपयोग कर लेते थे। तो इसी तरह से कई तरह का जो है सो बाल का उपयोग करके वो लोग काम कर लेते थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अगर उठाकर देखें लिस्ट, सिर्फ दयाल लाल, हुलास लाल, चाहे दूसरे बाद के भी ईश्वरी प्रसाद, तरह तरह के जितने भी जो है सो इनमें कलाकार रहे हैं, उनमें से आपको एक भी महिला कलाकार नहीं मिलेगी। मतलब कि ये जो है शैली, पटना कलम शैली पुरुषों की शैली। बिहार की अन्य जो है सो अगर चित्र शैली हम लोग देखें, जैसे मधुबनी, जैसे जो सो मंजूषा पेंटिंग, तो उनमें जो है सो महिलाओं के द्वारा चित्रण किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है पटना कलम शैली में ये एकदम से पुरुष प्रधान शैली थी। इस हिसाब से इसको हम लोग जादव पटिया जो है सो संथाल परगना की उससे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जादव पटिया में जो है सो इसी तरह से पुरुषों के द्वारा बनाया जाता था, और जबकि ये जो है सो उसका, और यही कारण था कि जो है सो इनके चित्रों में सांस्कृतिक चित्रों का कम, बल्कि जो है सो व्यावहारिक चित्रों का ज्यादा प्रयोग हुआ है। बाजार के चित्रण, अलग अलग व्यवसायी का चित्रण, अलग अलग शिल्पकारी का चित्रण, इस तरह से बहुत सारा जो है सो चीज हुआ। कहने का मतलब कि आप देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट थी कि इनका जो चित्र का जो है सो कौन सा जो है सो चित्र इनके द्वारा बनाया गया, ये भी समझ लो। तो इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है दो बात। पहला कि इसके खरीदार कौन थे। तो खरीदार अगर कोई राजा महाराजा होते, संरक्षक अगर कोई राजा महाराजा होता, तो पोर्ट्रेट जैसा चीज बनता, खूब सुंदर सुंदर डिजाइनिंग होता। लेकिन इसके जो है सो खरीदार थे मुख्य रूप से इस समय जो भारत में आए हुए अंग्रेज थे। जो अंग्रेज विदेश से आए हमारे यहाँ, उन लोगों ने इसको खरीद कर अपने जो है सो इंग्लैंड में जो है सो प्रस्तुत किया, अपने घरों में, ये बताने के लिए कि भाई भारत कैसा है, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का बाजार कैसा है, वहाँ का हाट कैसा है, वहाँ का जो है सो सामाजिक व्यवस्था कैसा है। इसलिए जो है सो इसके चित्रण में जो है सो वे सारी कलाकृतियां बनाई गई जिसमें कि इन तरह की चीजों का मतलब, कहने का मतलब साफ हो गया कि इनका जो है सो चित्रण का विषय वस्तु जो था बाजार की मांगों के अनुरूप, ये एक खास बात। अब जो है सो जरा सा इसमें 2 मिनट के लिए हम लोग समझ लें कि क्या क्या अंतर हुआ कि जो है सो मुगल शैली से ये डिफरेंस हुआ। निकला तो ये मुगल शैली से, लेकिन कुछ तो बात थी कि ये विशिष्ट शैली बन पाई। तो उसके पीछे अभी तक हम लोग जो डिस्कशन किए उसके बातों को छांट लें, कौन कौन सा जो है सो चीज था। सबसे पहला था कि रंगों का प्रयोग। मुगल पीरियड में जो है सो जो रंग प्रयोग किए जाते थे वो बहुत ही चटकीले होते, जबकि पटना कलम में ऐसे चटकीले रंगों का प्रयोग नहीं हुआ। सामान्य साधारण रंगों का प्रयोग, उसके पीछे कारण था। एक तो आर्थिक, दूसरा बात है कि ये खुद से सेल्फ डेवलप्ड कलाकार थे। वो राजकीय संग्रह, उनको जो है सो ब्रश, तुलिका, ये वो सब कुछ राजा से मिल जाता था, मुगल वालों को इनको मिलना नहीं था। तो ये अपने ही जो है सो सामर्थ्य के अनुरूप, उनको बेचना नहीं होता था, राजा उसके लिए इनाम देते थे, इनको बेचना होता था। तो ये जो है सो दूसरे के पसंद के अनुरूप अपने शैली में वेरिएशन, इसलिए बहुत सारे चित्र आप बहुत ही विशिष्ट में आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे चित्र आपको जो है सो थोड़ा लो जो है सो
रंग वगैरह का जो है सो ये मिलेगा। उसी में से जो है सो आप देख लीजिए, उसी चक्कर में क्या होता है कि मुगल शैली में चित्र के अतिरिक्त चित्रों की सजावट पर बहुत ध्यान दिया जाता है। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, तो वो जो है सो 3 डायमेंशनलाइजेशन जो था वो उसमें ज्यादा था। उसके बाद क्या था कि चित्रों के किनारों पर जो है सो बॉर्डर्स, वो जो है सो मुगल पीरियड में ज्यादा था, जबकि इन दोनों बातों को जो है सो इस चित्रकला में छोड़ दिया गया। इसमें सिर्फ उसी चीज का चित्रण था जो बिल्कुल जो है सो माने रियलिस्टिक था। तो इस तरह से मुगल पीरियड के तुलना में ये ज्यादा रियलिस्टिक था। उसके बाद आइए, शाही दरबारों में जो चित्रण होता था उसमें जो है सो राजा के दरबारियों का, राजा के दरबार का, राजा के जो है सो हरम खाने का, वो उसके पार्क का, माने उसकी भव्यता, उसकी जो है सो उसकी जो है सो माने समृद्धि, इन सब चीजों का चित्रण होता है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है कि धोती पहने लोहार कूट रहा है। तो यहाँ पर जो चित्र थे वो उसमें जो है सो माने कल्पना कम, यथार्थ ज्यादा, और दूसरा बात क्या है, भव्यता कम, वास्तविकता ज्यादा हो जाती। ठीक है ना। अब देखिए, शाहजहां के पीरियड में आते आते अगर जो है सो हम लोग अकबर के समय में वो रियलिस्टिक था, जहांगीर के समय में मुगल शैली जो है सो थोड़ी विशिष्ट हुई, उसमें जो है सो टेक्निक्स बढ़े। लेकिन शाहजहां के समय में गिरावट तो आनी शुरू हो ही गई थी। कैसे गिरावट आनी शुरू हुई थी? शाहजहां प्रकृति चित्रण को ज्यादा ध्यान नहीं देता था, वो फूलों पक्षियों वगैरह से बहुत प्रभावित नहीं था। उसने जो चित्रकारियां करवाई हैं अपने दरबार में, उसमें अधिकांश चित्रों में उसका पोर्ट्रेट्स, वो पोर्ट्रेट्स जो है सो बना हुआ है और उसके पीछे हैलोज लगा हुआ है। जैसे भगवान के पीछे में देखते हैं ना, पीछे से सूरज की तरह रोशनी नुमा जो है सो आकृति बना देते हैं, तो उसी तरह से शाहजहां अपने चित्रों के पीछे में हैलो बना के जो है सो रखना चाहता था। तो उस तरह का चित्रण वहां पर बहुत है। उसमें जो है सो चमकीला, सुनहला, ये सब जो है सो रंग का प्रयोग होता था। जबकि यहाँ पर जो है सो कोई अलंकरण की जरूरत महसूस ही नहीं की जाती थी। उन सब चीजों को एकदम से जो है सो छोड़ दिया गया। ठीक है ना। तो अब आइए कि कलाकार, इस श्रेणी के जो शुरुआती कलाकार थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है सेवक राम का। 1770 से लेकर उनका जो है सो 1830 तक का पीरियड है। उसके बाद हुलास लाल, ये भी आरंभिक चित्रकारों में से थे। शिवलाल, शिवदयाल लाल, ये सब जो है सो इसके जो है सो इस शैली के अग्रगण्य कलाकार। और इस श्रेणी का अंतिम कलाकार जो प्रतिनिधि कलाकार है वो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। और आप जानते हैं कि पटना के अलग अलग मोहल्लों में, मछहट्टा वगैरह में जो है सो इन लोगों ने अपना कार्यशाला बनाया था और वहीं से जो है सो ये लोग अपना चित्र तैयार करके अपने खरीदारों के समक्ष प्रस्तुत करते। आज भी हम लोग जो है सो देखते हैं कि इस तरह के चित्र, चले जाइए पटना म्यूजियम में आपको रखा हुआ मिलेगा और बहुत ही आसानी से वहां पर हम लोग इसको देख सकते हैं। और रहा बात संरक्षक का, तो आपको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसमें कोई संरक्षक नहीं था। कुछ मायनों में अगर कहा जाए तो ईश्वरी नारायण सिंह जो बनारस के राजा थे, वे जो है तो कुछ कलाकारों को संरक्षण दे रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि मुर्शिदाबाद के जो है सो दरबार में भी, जो नवाब के पास, वहाँ भी इन लोगों को, कुछ लोगों को संरक्षण मिला था। लेकिन ये दोनों ही बातें नगण्य ही थी। बल्कि अगर सचमुच माना जाए तो इस शैली का विशेष जो है सो कार्य पटना शहर और के आसपास के मोहल्ला में, पटना से लेकर आरा वगैरह के आसपास तक के बीच में जो है सो अलग अलग जगहों पर होता रहा।
और इसके खरीदार बने जो है सो ब्रिटिश लोग, जो इन चित्राकृतियों को ले जाकर इसमें जो है सो इंग्लैंड में जो है सो लेते गए, है ना। इसमें स्पष्ट था कि अभिव्यक्ति का जो ये है, इसमें किसी पर किसी का जोर नहीं था, मतलब कोई दबाव नहीं था। बिल्कुल कलाकार अपनी बातों को अभिव्यक्त करने में स्वतंत्र थे। लोगों ने अलग अलग बहुत ही बड़े स्पेक्ट्रम में, किसी ने जो है सो गांधारी का चित्रण किया, तो किसी ने जो है सो मुस्लिम निकाह का चित्रण किया। तो इस तरह से बहुत उसमें हमारा जो है सो देखते हैं कि वेरिएशंस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कलाकारों ने अपनी अंतरात्मा की पुकार पर ऐसे चित्र किए। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके समक्ष हम लोग एक दो चर्चा कर लेते हैं कि महादेव लाल की बनाई हुई रागनी गांधारी, ये जो है सो बहुत ही विशिष्ट चित्र है, जिसमें विरहिणी नायिका का जो है सो चित्रण किया गया। अभी फिर देखिए माधोलाल की विरहिणी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिवलाल का मुस्लिम निकाह का चित्रण, यमुना प्रसाद की बेगमों की शराबखोरी, इन सब चीजों का जो है सो चित्रण यहाँ हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये जो है सो भारतीय संस्कृति के उस पक्ष को दिखाता है जिसको कि लोग पुराने जो है सो चित्रकला में दिखा नहीं पाते थे। अब है कि जो है सो ये शैली, अब कहे कि आपकी ईश्वरी प्रसाद जो है सो अंतिम, ईश्वरी प्रसाद वर्मा अंतिम चित्रकार थे, इसका मतलब है कि उसके बाद से इस तरह की चित्राकृतियां नहीं बनी, या बनी तो नगण्य। तो ऐसा क्या हुआ, उसका कारण था, बिल्कुल स्पष्ट कारण था कि ऐसे चित्रों की मांग तब तक ही रही जब तक कि कैमरे का प्रयोग बाजार में नहीं हुआ। एक बार कैमरे का प्रयोग होना शुरू हो गया, कैमरे के आविष्कार के बाद जो है सो ऐसे चित्रों की महत्ता घटती गई। तो पहला बात कि राजनीतिक उथल पुथल के चलते इस क्षेत्र में संरक्षण नहीं मिल सका था। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ, कलाकारों को जो है सो उचित वातावरण नहीं प्राप्त हो। दूसरा बात, कैमरे के प्रयोग ने जो है सो इनका बाजार छीन लिया। राजस्व तो पहले से नहीं था। तो ये सब कारण बना, ये कला धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो गई। तो हमको लगता है कि पटना कलम शैली के बारे में इतनी बात जो है सो जाननी हम लोगों को, एक सामान्य नागरिक को तो जाननी ही चाहिए। स्टूडेंट्स को तो इसका बहुत फायदा होता है। अक्सर जो है बीपीएससी वगैरह की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।